डिफाइन मटेरियल मैनेजमेंट। अभी अपने मटेरियल मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेन द स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ये जो मटेरियल मैंने आपको दिया है ना, वो कॉलेज में से प्रोवाइड की गई बुक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। राइट। कोई पिछले साल का सिलेबस या उसके पिछले साल के सिलेबस में से कोई मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है। द गोल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इज टू हैंडल मटेरियल्स इन एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट यूजिंग एन, अंडरलाइन करो, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी। इंटीग्रेटेड मतलब कनेक्टेड। इट्स प्राइमरी गोल्स आर, underline, to cut the cost and manage materials effectively throughout the project from start to finish, यानी शुरू से आखिर तक जरा भी मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जरा भी मटेरियल बेकार में किसी जगह पे तुम यूजलेसली उसको वेस्ट कर दो वो भी ना चले, यानी कॉस्ट उसकी कंट्रोल में रहे। इट्स कैपेबिलिटीज इंक्लूड अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मटेरियल रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें क्या क्या आता है देखो, ये स्कोप है। ये जो है ना, ये स्कोप, स्कोप यानी कौन कौन सी चीजों को कवर करता है। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल आएगा, मटेरियल हैंडलिंग आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज एंड परचेसिंग आएगा। इसमें पहला बता दूं, मटेरियल हैंडलिंग, इसका मतलब होता है कि मटेरियल को स्टोर करके रखना बराबर से। उसके बाद में इन्वेंट्री कंट्रोल, इसका मतलब कितनी इन्वेंट्री हमारे पास रहेगी, इन्वेंट्री यानी गोडाउन में कितना माल पड़ा रहेगा वो देखना। स्टैंडर्डाइजेशन यानी जब मटेरियल में परचेस करने जाता हूँ ना, तो उसका मेरे दिमाग में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि मेरा मटेरियल ऐसा ही आना चाहिए, इससे क्वालिटी अगर आगे पीछे हुई तो मैं उसको नहीं चलाऊं। स्टोरेज होना चाहिए, एंड फाइनली परचेसिंग कब करना है वो। तो अब मटेरियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट। ये रहा, डिफाइंड एज द फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग, सोर्सिंग, परचेसिंग, मूविंग, storing and controlling material in an optimum manner so as to provide a pre-decided service to the customer at a minimum cost. यानी आप प्री डिसाइडेड सर्विस आपने प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कैसे, मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। अब स्कोप और फंक्शन, स्कोप या तो फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इज वास्ट, वास्ट यानी ज्यादा है, मोर। The functions of material management can be categorized as following. एक आता है मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, बेस्ड ऑन द सेल फोरकास्ट, अंडरलाइन करो। सेल फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान, कितना सेल्स होगा वो देखें, और प्रोडक्शन के प्लान्स देखें। राइट, ये दोनों को ध्यान में रख के अपने पहले मटेरियल का प्लानिंग करेंगे। इसके लिए हम इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, पार्ट्स, मटेरियल का बजट बनाएंगे, फिर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आप सीखोगे नेक्स्ट ईयर। शेड्यूलिंग द ऑर्डर, यानी ऑर्डर कब दिया जाना चाहिए, और मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड सेल्स। और ध्यान क्या देंगे किस बात के ऊपर, कि भाई किस तरह से हम मटेरियल को मैनेज करते जा रहे वो। फिर उसके बाद में आता है परचेजिंग। दिस इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज, अंडरलाइन करो, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ सप्लाई, finalization in term of purchase, placement of purchase orders, follow up, maintenance of smooth relations with suppliers, approval of payments to suppliers, evaluating and rating suppliers। पहले आता है क्या, परचेज ऑर्डर देना, पहले प्लेस करेंगे ऑर्डर को, बराबर, परचेज ऑर्डर को। इसके बाद में फॉलो अप लेना, फॉलो अप लेना यानी फोन करके उसको पूछना कि भाई ऑर्डर का क्या हुआ। उसके बाद में सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, पेमेंट अप्रूव करना, सप्लायर को पैसे देने पड़ेंगे ना। फिर इवेल्युएटिंग एंड रेटिंग सप्लायर, के सप्लायर कैसा है उसका रेट देना। रेट देना मतलब उसको अपने ने यानी अपने कैटेगराइज करेंगे कि ये सप्लायर अच्छा है, ये सप्लायर इससे भी ज्यादा अच्छा है, ये इसको कैटेगराइज करना। फिर स्टोर्स मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल कंट्रोल ऑफ मटेरियल, अंडरलाइन, फिजिकल कंट्रोल ऑफ मटेरियल। इसका मतलब मटेरियल को संभाल के रखना,
मटेरियल स्टॉक कम ना हो जाए. प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स, प्रिजर्वेशन सावचेती साचवવું. देन मिनिमाइजेशन ऑफ ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस यानी भंगार, जितना हो सके ना इतना वेस्टेज कम हो. और डैमेज थ्रू टाइमली डिस्पोजल एंड एफिशिएंट हैंडलिंग. मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स रिकॉर्ड, प्रॉपर लोकेशन एंड स्टॉकिंग. लोकेशन बराबर होना चाहिए और स्टॉक जिस जगह पे करो ना उस जगह से तुम्हारे मटेरियल को लाने ले जाने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. अ स्टोर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक एंड रिकंसाइलिंग देम विद बुक फिगर्स. तुम्हारे बुक में लिखा है कि तुम्हारे बुक के अंदर 40,000 किलोग्राम मटेरियल है, लेकिन जब फिजिकल वेरीफाई करने जाते हो तो 39,000 किलोग्राम दिखा, तो इसका मतलब तुमने रिकंसाइल बराबर से नहीं किया. इसको रिकंसिलेशन बोलते हैं, यानी मेड के भाई मेड, मैच करना दोनों को, इसको रिकंसाइलिंग बोलते हैं. रिकंसाइलिंग देम विथ बुक फिगर्स. देन अ स्टोर प्लेस अ वाइटल रोल इन द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी. ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. फिर इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेजमेंट. इन्वेंट्री जनरली refers to the material in stock. It is also called an idle resource of an enterprise. Idle resource मतलब वैसे ही पड़ा रहा है, ऐसा नहीं कि यूजलेस है लेकिन अभी यूज में नहीं है. वो यूजलेस नहीं है पर अभी यूज में नहीं है, फ्यूचर में यूज में आ सकता है. इन्वेंट्रीज रिप्रेजेंट दोज आइटम्स विच आर आइदर स्टॉक फॉर सेल और दे आर इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अंडरलाइन. या तो उसको स्टॉक किया गया सेल के लिए या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में यूज किया जाता है या फिर वो अलग अलग फॉर्म ऑफ मटेरियल में होता है, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस, अर्ध तैयार माल, वो इसके अंदर आ गया ना, वो भी आ गया, रॉ मटेरियल भी आ गया और फिनिश गुड्स भी आ गया, तीनों चीजें विच आर येट टू बी यूटिलाइज. यूटिलाइज यानी यूज. द इंटरवल बिटवीन रिसीविंग द परचेज पार्ट एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू फाइनल प्रोडक्ट वेराइज फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल time of manufacture. It is therefore necessary to hold inventories of various kinds to act as a buffer between supply and demand for efficient operation of the system. देखो बफर का मतलब क्या, बफर का मतलब ये होता है कि अगर मुझे पता है कि सप्लाई धीमे धीमे आ रही है, यानी मटेरियल के सप्लायर्स मुझे मटेरियल इतने जल्दी सप्लाई नहीं कर रहे, तो मेरे पास स्टॉक में इतना मटेरियल होना चाहिए कि जब तक सामने वाला मुझे सप्लाई नहीं कर रहा तब तक मैं उसको यूज कर पाऊँ. उसको बफर स्टॉक बोला जाता है. लेकिन बफर स्टॉक को खाली इमरजेंसी में यूज करते हैं, इमरजेंसी के सिवा उसको यूज नहीं करेंगे. Thus, an effective control on inventory is a must for smooth and efficient running of production cycle. नहीं लिखोगे चलेगा, ये कैंसिल कर दो, ये हटा दो इसके अंदर से. फिर ऊपर है ना, ये भी नहीं लिखोगे चलेगा. द इंटरवल बिटवीन receiving the purchase part and transforming them into final product varies from industries to industries लिखा है ने, वो दो लाइन भी नहीं लिखेंगे, मैन्युफैक्चर तक तो चलेगा. फिर लिखा है देखो अदर रिलेटेड एक्टिविटीज. इसमें 3 S देखने के, 3 अलग अलग एस. एक तो स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मिनिमम वेराइटी ऑफ मटेरियल. कम मटेरियल में से ज्यादा वेराइटी प्रोड्यूस करो. पार्ट टूल्स एंड प्रोसेसेस. It is a process of establishing standard or unit to measure by which extent quality, quantity, value, performance, etc. may be compared and measured. यानी आपको इन स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है. मैंने स्टैंडर्ड बनाया, मैंने बोला कि 40% तो आने चाहिए, तो वो 40% मेरा स्टैंडर्ड हो गया. अब अगर तुम्हारे 35% आते तो इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, लेकिन अगर तुम्हारे 45% आते तो मुझे नए स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी. ज्यादा हो जाए तो स्टैंडर्ड बदलेगा, लेकिन अगर कम हो तो जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारना पड़ेगा. राइट. फिर आता है उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, सरल. द कंसेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन. सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोजली रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन. सिंप्लीफिकेशन की डेफिनेशन लिखो तो भी बहुत है. सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर. यानी जितनी ज्यादा प्रोडक्ट ने उतनी ज्यादा टेंशन, तो कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बराबर, वेराइटी को कम करते जाएंगे, अननेसेसरी वेराइटी जो चलती नहीं है बाजार में उसको हटा दो. अगर आपको लिखना हो तो 6 लाइन लिखोगे ना तो भी इनफ है. सिंप्लीफिकेशन इज कंसर्न विद द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट रेंज, असेंबलीज, पार्ट्स, मटेरियल एंड डिजाइन. बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा. यानी आप रिड्यूस कर रहे हो,
प्रोडक्ट अलग अलग तरह की उसको रिड्यूस कर रहे हैं, बराबर। उसके बाद में असेंबलीज मतलब असेंबल करने के जो अलग अलग पहलू है उसको कम करें। जैसे कि कोई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्कूटर को असेंबल करने के टाइम पे 50 पार्ट असेंबल कर रही हो, तो वो सिर्फ 10 या 12 पार्ट बना दे, जो वो 50 पार्ट को एक साथ में इंक्लूड कर दिए जाए उसके अंदर, तो इससे क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ऐसा काम कम हो जाएगा ना। पार्ट्स, मटेरियल्स एंड डिजाइन, ऐसे ही पार्ट को भी कम करते जाना है, मटेरियल को भी, और लास्ट में डिजाइन भी। कल मैं देख रहा था एक वीडियो के अंदर फरारी ने अपने कार में से, जो स्पोर्ट्स कार थी, उसके अंदर से अभी नए मॉडल के अंदर रिवर्स गियर निकाल दिया। अब रिवर्स गियर निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्स नहीं हो सकती गाड़ी। उसने रिवर्स के लिए अलग से मोटर लगा दी, वो इलेक्ट्रिक मोटर है, वो अलग से लगाई गई, क्योंकि रिवर्स इतनी ज्यादा टाइम चलता नहीं है, इतनी ज्यादा काम नहीं करता है। तो वो, उसका मकसद ये था ना कि वजन गाड़ी का हल्का हो जाए, पार्ट्स निकल जाए, ये सिंप्लीफिकेशन हुआ। और सिर्फ एक सिंगल मोटर के ऊपर रिवर्स हो रही है, पार्किंग के सिवा रिवर्स ज्यादा काम लगता नहीं है। तो पार्किंग करने के लिए जब गाड़ी निकलेगी भी ने, तो गाड़ी जितना ड्राइव करेगी उतने टाइम के अंदर वो मोटर रिचार्ज हो जाती है, फिर खाली पार्किंग में काम लगी। ये सिंप्लीफिकेशन हुआ, समझे। तो इतने ज्यादा पार्ट्स में से कुछ पार्ट को निकालते जाए और जो जरूरी पार्ट है उसको खाली रखे, वो सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब स्पेसिफिकेशंस, इट रिफर्स टू अ प्रिसाइज स्टेटमेंट दैट फॉर्मुलाइजेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। इट मे रिलेट टू अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और अ सर्विस। ये किसके साथ कनेक्टेड है, या तो प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस, या तो सर्विस। याद रखो, अगर कितना कम हो लिखा है, देखो 2 ± 0.1 सेंटीमीटर इनसाइड डायमीटर लिखा है, और आउटसाइड डायमीटर में 4 ± 0.2, ये खाली एग्जांपल है, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। स्पेसिफिकेशन का मतलब एग्जैक्टली वैसे ही बनना चाहिए। आप मोबाइल का कवर लेने जाते हो, आपने जिस मोबाइल का कवर लिया उस मोबाइल के कवर के अंदर वो मोबाइल बिल्कुल फिट बैठ जाता है, क्योंकि जहां जहां पे भी उसके अंदर बटन है ना, वो बटन के लिए जो भी उन्होंने उसके अंदर जो मोल्ड करके रखा हुआ, वो परफेक्टली उसी साइज के ऊपर होगा, उसी साइड के ऊपर होगा। तो ये तुम्हारा स्पेसिफिकेशन हुआ। अब आता है इसके बाद वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस इज कंसर्न विद द कॉस्ट एडेड ड्यू टू इनएफिशिएंट एंड unnecessary specification of features. It makes its contribution in the last stage of product cycle, namely the maturity stage. ये maturity stage को ठीक करो, जब भी एमसीक्यू आएगा ये पूछेंगे। At this stage, research and development no longer make positive contributions in terms of improving the efficiency of the functions of the product or adding new functions to it. यानी इस स्टेज के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट कुछ ज्यादा काम नहीं करता है। याद रखो, ये स्टेज ऐसा है ना, मैच्योरिटी स्टेज है। मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर क्या रिसर्च करेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रोडक्ट अपनी पीक लेवल के ऊपर है, अब इससे ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो फिर इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता है। फिर एर्गोनॉमिक्स, इसको ह्यूमन इंजीनियरिंग बोलते हो। आप स्कूटर लेते हो ना, तो स्कूटर के अंदर लिखा जाता है एर्गोनॉमिक डिजाइन। सीट की डिजाइन एर्गोनॉमिक होती है। एर्गोनॉमिक डिजाइन का मतलब क्या हुआ, इंसान को वो सूट होने उस तरह से डिजाइन बना, उसको एर्गोनॉमिक डिजाइन पर बोलते हैं। द ह्यूमन फैक्टर और ह्यूमन इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद मैन मशीन सिस्टम। एर्गोनॉमिक्स इज द डिजाइन ऑफ ह्यूमन टास्क, मैन मशीन सिस्टम एंड इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ जॉब, इंक्लूडिंग displays for presenting information to human sensors, controls for human operations and complex man machine system। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कार जब भी अपने खरीदते हैं ना, तो कार का जो व्यू होता है ना आगे के ग्लास से, तो जो व्यू होता है ना उसमें कुछ जगह पे ब्लॉकेज होता है, आप वो देख नहीं पाते हो, पर वो ब्लॉकेज उसी जगह पे रखा जाता है जिसमें आप कम से कम टाइम पे देखते हो, और आपको जजमेंट बराबर से आए ना उस तरह से डिजाइन बनाई जाती है, क्योंकि आपकी रेंज जो है ना, इंसान सामने कार की सीट पे बैठेगा, वो 4 फुट का भी होगा, 5 फुट का भी होगा, 6 फुट का भी होगा, और 6.5 फुट तक का भी हो सकता है, समझे। पर ये सब इंसान के लिए बनाया जाता है, जिससे उसका व्यू बराबर से सामने हो, तो ये एर्गोनॉमिक हुआ। इसको ह्यूमन इंजीनियरिंग बोला जाता है, कि जो प्रोडक्ट बनाए वो ह्यूमन को बराबर से सेट हो जाए, उस तरह से बनाई जाए। अब एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आएगा। पहले कॉस्ट एफिशिएंसी, सब जो भी जरूरी चीजें ना वो मैंने इसके अंदर डार्क की हुई है। कॉस्ट एफिशिएंसी, इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग cost associated with inventory holding,
स्टॉक आउट एंड वेस्टेज। पहले क्या लिखा है? इन्वेंट्री होल्डिंग। इन्वेंट्री को अगर संभाल के रखोगे तो खर्चा होगा। स्टॉक आउट मतलब स्टॉक खत्म हो जाना, तो बैठे रहेंगे वर्कर्स काम के बिना। वेस्टेज हुआ तो भी तुम्हारा नुकसान है। ये ना हो इसलिए कॉस्ट एफिशिएंसी चाहिए। तो बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड यूजेज ऑफ मटेरियल। पहले प्रोक्योरमेंट यानी मटेरियल को खरीदना, स्टोर करना, यूज करना। ऑर्गेनाइजेशंस कैन मिनिमाइज अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड इंप्रूव देयर बॉटम लाइन। और क्या करेंगे? अपनी बॉटम लाइन यानी शॉप फ्लोर को बराबर से इंप्रूव करेंगे, जितना हो सके उतना कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, जितना नीचे जा सके यानी बॉटम लाइन पे जा सके उतना ट्राई करेंगे। फिर ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स। अब सवाल इन्वेंट्री लेवल का मतलब क्या? इन्वेंट्री लेवल यानी मिनिमम इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी रखनी चाहिए, डेंजर लेवल पे कितनी आएगी वो देखना है। यानी राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम। दिस प्रिवेंट्स ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग सिचुएशन। बस वो आगे का जो है ना हिस्सा वो नहीं लिखेंगे चलेगा। ओवर स्टॉकिंग का मतलब ज्यादा स्टॉक नहीं हो, और अंडर स्टॉकिंग का मतलब कम स्टॉक भी ना हो। ये दोनों सिचुएशन गलत है। फिर एनहांस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। Material management provide the necessary data and insight for effective production planning and control. By accurately forecasting material requirements, businesses can streamline their production process, minimize lead times, and meet customer demands more effectively. फोरकास्टिंग अगर बराबर किया तो तुम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाओगे। स्ट्रीमलाइन का मतलब स्मूथली रन कर पाओगे। लीड टाइम मिनिमाइज करना मतलब जब भी मैं आज ऑर्डर दिया मैंने और सामने से ऑर्डर मैंने रिसीव किया, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको लीड टाइम बोलते हैं। लीड टाइम को रिड्यूस करना है और कस्टमर की डिमांड को बराबर से पूरा करना है। अब आता है इसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल। मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स प्रोक्योर्ड एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। बाय मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रिवेंट डिफेक्ट एंड रीवर्क। देखो डिफेक्ट हुआ, डिफेक्टिव अगर कोई चीज बनती है तो बेकार हो जाती है। रीवर्क का मतलब अगर आपने कुछ गलत बना लिया उसको रिपेयर करना पड़ा तो वो रीवर्क है। रीवर्क को रिपेयर लिख सकते हैं। आप इसमें बाय मेंटेनिंग लिखा है वहां से लिखोगे तो भी चलेगा। ऊपर के एक लाइन जाने दो। इसके ऐसा ही है ना, थर्ड पॉइंट के अंदर भी है। बाय एक्यूरेटली फोरकास्टिंग से शुरू करेंगे तो भी चलेगा। थर्ड पॉइंट में भी बराबर नहीं, ये सब अननेसेसरी है। इससे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखो। एफिशिएंट मटेरियल मैनेजमेंट एनकरेज बेटर रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। यहां से शुरू करना है। दिस कैन लीड से, दिस कैन लीड टू बेनिफिट सच एज प्रेफरेंशियल प्राइसिंग। हमको जो चाहिए ना वैसी प्राइसिंग, उसको प्रेफरेंशियल बोलेंगे। फिर टाइमली डिलीवरीज एंड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स। नई टेक्नोलॉजी और मटेरियल ला सकते हैं, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगे हम इसमें। फिर कॉम्पिटिटिव यानी स्पर्धात्मक बनाओ, इसका मतलब कंपटीशन में टिक पाए वैसा ऑर्गेनाइजेशन बने। फिर रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब दूर करना, रिमूव करना या तो कम करना। इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग। पहले आइडेंटिफाइंग और उसके बाद में मिटिगेटिंग। देखो लिखा है लेसनिंग। लेसनिंग यानी कम करना। रिस्क एसोसिएटेड विद सप्लाई चेन डिसरप्शन। डिस्ट्रप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। सच एज सप्लायर फेलियर, सप्लायर टाइम पे सप्लाई ना कर पाए। नेचुरल डिजास्टर। dim light है जो, नहीं कम है। फिर नेचुरल डिजास्टर और जियो पॉलिटिकल इश्यूज। जियो पॉलिटिकल इशू का मतलब क्या? दो कंट्री के बीच में वॉर होती है ना, उसके कारण हमारी सप्लाई रुक जाए उसको जियो पॉलिटिकल बोला जाता है। अभी यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर हुए ना, उसके कारण स्टॉक मार्केट जब डाउन हुआ ना तब क्या आया था? जियो पॉलिटिकल इशू के कारण ये हुआ। ऐसे ही अभी समझो कि ट्रम्प, उसने सब दूसरी कंट्री के ऊपर अगर टैरिफ लगा दिए, ये भी जियो पॉलिटिकल इशू है। By having contingency plans and alternative sourcing strategies in place,
businesses can minimize the impact of such disruptions on their operations. यानी कंटिजेंसी प्लान होने चाहिए तुम्हारे पास, कंटिजेंसी प्लान यानी बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो दूसरा क्या। फिर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब आज जो भी यूज करो ने उसके कारण भविष्य की जनरेशन को नुकसान ना, उसको सस्टेनेबिलिटी बोला जाता है। એને સંપોષિત કહેવાય ગુજરાતીમાં। proper material management practice include minimizing waste generation, promoting recycling and reuse, and selecting environmentally friendly materials. By adopting sustainable yani green practices, organizations can reduce their environmental footprint and contribute to long term sustainability goals. यानी वो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करना। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एनवायरमेंट को नुकसान किए बिना अपने ने वन बाय वन एनवायरमेंट के अंदर वही चीज बाकी छोड़ के जाएंगे जो हमको मिली है, नुकसान नहीं करेंगे बस। ये बाय अडॉप्टिंग लिखा है ने, वो नहीं करेंगे तो चलेगा, वहां से गोल्स तक। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस, material management involves observing to various regulations and standards related to procurement, storage and disposal of material. देखो वापस बोल रहा हूँ, प्रोक्योरमेंट यानी मटेरियल खरीदना, स्टोरेज यानी उसको स्टोर करके रखे, और डिस्पोजल का मतलब उसको यूज करना। कंप्लायंस यानी fulfillment with these regulations not only avoids legal penalties but also enhances legal penalties यानी कानूनी सजा। सजा नहीं होगी तुमको अगर तुमने मटेरियल को होल्ड करके रखा, यानी जो शॉर्टेज में है वो मटेरियल को तुमने स्टोर करके रखा, तो इससे क्या होगा, एंटी होल्डिंग एक्ट के अंदर आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। बट ऑल्सो एनहांसिस यानी इंक्रीजेस द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ती है, उसकी तरफ लोगों का मान सम्मान बढ़ता है। इन एसेंस मटेरियल मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल in optimizing resources, improving operational efficiency, mitigating risk and ensuring, ये लास्ट में नहीं लिखना चलेगा क्योंकि वो जो ऊपर लिखा है ना वही नीचे लिखा गया है। Now what is inventory management? Explain various types of inventories. The collection of associated tasks necessary for the acquisition, storage, sale। देखो कहाँ से शुरू होता है, एक्विजिशन यानी खरीदना, स्टोर करना, बेचना, डिस्पोजल यानी यूज करना, और यूजेज ऑफ मटेरियल, उसको अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। व्हेन द करेक्ट प्रोडक्ट इज ऑफर्ड टू द राइट क्लाइंट एट द राइट टाइम, राइट लोकेशन, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, यूटिलिटीज आर प्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट। यूटिलिटीज मतलब यूजफुलनेस, प्रोडक्ट अगर सही आदमी के हाथ में जाएगी तो वो यूजफुल बनेगी। ऑल ऑफ दीज इश्यूज आर एड्रेस्ड बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट विच एम्फेसाइजेस द अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड। इससे कितनी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी वो पता चलेगा। देखो पहले रॉ मटेरियल है, देखे रॉ मटेरियल्स, द रॉ मटेरियल्स आर द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द कंपनीज अल्टीमेट प्रोडक्ट। Nothing that is used to support production is included in the material that these are known as indirect material। याद रखो, डायरेक्ट मटेरियल यानी क्या, जो सीधा प्रोडक्शन में यूज होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल उस प्रोडक्शन को करने में खाली मदद करता है, लेकिन वो सिर्फ वो जगह नहीं, दूसरी 10 जगह भी काम लग सकता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। However, the term raw material refers only to the material or component that is directly used to make the finished product। यहां से लिखेंगे the term, वहां से लिखना शुरू करना है आपको। A notable example of raw material is steel, नहीं लिखना ये एग्जाम्पल, कोई भी नहीं लिखना है, खाली आपको द टर्म, वो फिनिश प्रोडक्ट तक एक लाइन लिखी, उसके बाद में द फॉलोइंग वेरिएबल्स अफेक्ट द रॉ मटेरियल्स इन्वेंटरी साइज, इंटरनल लीड टाइम फॉर परचेजेस। मतलब मैंने सोचा कि मुझे मटेरियल चाहिए, तब से लेके ऑर्डर देने तक का जो टाइम पीरियड जाता है ना, उसको इंटरनल लीड टाइम बोला जाता है। फिर लीड टाइम फॉर सप्लायर्स, इसी तरह से मैंने सप्लायर को ऑर्डर दिया, उसने वो ऑर्डर को प्रोसेस करके मुझ तक भेजा, वो सप्लायर का लीड टाइम हुआ। वेंडर के साथ रिलेशन, वेंडर यानी सप्लायर के साथ रिलेशन, रॉ मटेरियल अवेलेबल है भी कि नहीं, और गवर्नमेंट की इंपोर्ट पॉलिसी,
द एनुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल, साथ में एनुअल कंजम्पशन कितना चाहिए आपको, एंड द क्रिटिकलिटी ऑफ द मटेरियल, कितना जरूरी है, क्रिटिकलिटी का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल, क्रिटिकलिटी ना याद रहे तो इंपॉर्टेंस लिख दो। अब देखो, ये स्टील वुड लिनन लिखा है ने, वो मत लिखना, द फॉलोइंग से शुरू करना। द फॉलोइंग जस्टिफाइज मेंटेनिंग दिस इन्वेंट्री। एक तो प्राइस एडवांटेज एंड अवेलेबिलिटी आर सीजनल कंसिडरेशन, याद रखो। कई बार आपको है ना प्राइस का एडवांटेज मिलता है अगर कोई सीजन में आप परचेस करते हो तो, और अवेलेबिलिटी भी सीजन के ऊपर होती है। एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट थिंग्स लाइक सप्लाई में डिले होना, modification in production rates brought on by the changes in the completed product market। प्रोडक्ट के रेट भी चेंज हो जाते, प्रोडक्शन के रेट, प्रोडक्शन का रेट चेंज होना मतलब क्या, एक दिन में जितना प्रोडक्शन करते थे ना उससे कम या तो ज्यादा होना, क्योंकि मार्केट में कोई भी मशीन चेंज हो या तो कोई भी प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज हो, उसके कारण आपको ये करना पड़ता है। अब आता है उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स जो डार्क लिखा है ना भाई, वर्क इन प्रोसेस आइटम्स आर एनी मटेरियल दैट ऑल्दो नॉट कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स, वो कंप्लीटेड नहीं है उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर शुरू हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसको बदलने की कारीगरी शुरू हो चुकी है, कामगिरी चालू हो गई है। फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज थ्रू द through a production process, sometimes if packing is the last stage of production समथिंग, ये नहीं लिखना है। अब सीधा WIT IP कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड द मशीन्स ऑन पैलेट व्हीकल्स कन्वेयर्स। पैलेट यानी वो अपने रैक के ऊपर रखते हैं ना, वो शूज रखने का कैसा आता है वो, वैसे ही अपने मटेरियल को ऊपर रखा हो। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आता है। और मेक शिफ्ट स्टोरेज स्पेसिस देर आर अवेटिंग असेंबली और रिपेयर, या तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए रास्ते में आपने मटेरियल को रखा हुआ है। द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल लिखना है ये। द मशीन यूटिलाइजेशन परसेंटेज, द कंपनीज मेक और बाय डिसीजन। व्हाट इज मेक और बाय डिसीजन, खुद बनाएंगे या मार्केट से तैयार परचेस कर लेंगे, उसको मेक और बाय डिसीजन बोलते हैं। एंड द मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर डीकपलिंग द सेवरल मैन्युफैक्चरिंग फेजेस ऑल अफेक्ट हाउ मच इन्वेंट्री इज केप्ट ऑन हैंड। ये सब चीजों, पहले तो क्या प्रोडक्शन साइकिल कितनी लंबी है, जितनी ज्यादा लंबी है ना प्रोडक्शन साइकिल उतना ज्यादा रॉ मटेरियल या तो वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा रहेगा। उसके बाद में मशीन का कितना यूटिलाइजेशन हो पाएगा, उसके बाद में तुम खुद अगर बनाते हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आधा मटेरियल बाहर से परचेस कर लेते हैं तो उसमें कम टाइम लगेगा। डीकपलिंग लिखा है ना, इसका मतलब डिसोशिएटिंग, अलग करना। डिसअसेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग लिख सकते हो उसको, अलग करना, डीकपलिंग। पैराग्राफ खत्म होने से तीसरी लाइन ऊपर, डीकपलिंग द सेवरल मैन्युफैक्चरिंग, अलग करना। कपल यानी मतलब साथ में लेना, और डीकपल यानी मतलब अलग करना, सिंपल। The several manufacturing phases all affect how much inventory is kept on hand. In process inventory is kept as underline करना liquid stock to adjust variation and accelerate the manufacturing cycle, and also for economical lot manufacturing as a safeguard against production failure or rejection। ये अपने रख छोड़ते हैं, इसलिए रख छोड़ते हैं कि शायद फ्यूचर में हमारे लिए कोई भी अगर मुसीबत का टाइम है तो उस वक्त काम लगेगी। अब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ऑल ऑफ द इन्वेंट्री दैट इज प्रिपेयर फॉर शिपिंग, उसको फिनिश गुड्स बोला जाता है। अब इसके बाद फॉर इंस्टेंस लिखा है ने, वो नहीं लिखना है। द फिनिश गुड जो डार्क किया वो लिखेंगे अपने। द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सर्व्स एज अ बैरियर, बैरियर यानी रुकावट बिटवीन द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर आप
an increase in the completed goods stock levels corresponds to an increase in inventory cost. क्योंकि तुम्हारे पास तैयार किया हुआ सब माल पड़ा हुआ है और ज्यादा टाइम से पड़ा हुआ है, तो उसको संघरने का खर्चा तुम्हारा बढ़ता जाएगा। उसको अपने क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री कॉस्ट बोलते हैं। कस्टमर सर्विस विल सफर इफ द स्टॉक लेवल इज लो और नॉन एग्जिस्टेंट। स्टॉक होगा नहीं तो भी तकलीफ है। दिस इन्वेंट्री इज मेंट टू बी अ स्टेडी सप्लाई coming into the market via routes of distribution. This was this falls within the purview of the marketing division. Underline करना है, ये लिखना है। This falls within the purview of the marketing division. Purview यानी scope लिखा है, ये इसको कवर किया जाता है। अब इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर ये नहीं लिखना है, उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो। The ability of the marketing department to promote the products, the company's ability to adhere यानी stick, STICK, किसी चीज को इन्हें फॉलो करना। ना समझ में आए adhere तो फॉलो लिख दो, FOLLOW। कंपनीज एबिलिटी टू फॉलो टू द क्लाइंट्स डिलीवरी शेड्यूल एंड ऑल अदर फैक्टर्स ऑल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ये आपको 1-2 मार्क के क्वेश्चन अगर पूछे तो हो कि कौन कौन सी चीज फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को अफेक्ट करती है। तो पहली बात तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को जितना ज्यादा प्रमोट करेगा उतना प्रोडक्ट ज्यादा जाएगी। वैसे ही कंपनी अगर सामने वाले कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी इन्वेंट्री कम होगी। द कैपेसिटी फॉर वेयरहाउसिंग इन शेल्फ लाइफ। इन एडिशन, कीपिंग दिस इन्वेंट्री ऑन हैंड सर्व्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस इन सेल्स रेट टू टेक इन प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन लॉट्स व्हेन सेल्स आर सीजनल। यानी अपने कई बार ऐसा होता है ना कि सेल जब सीजनल होता है ना, तो इसलिए अपने एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन को पूरे साल बरकरार रखना पड़ता है। जैसे काइट की बात करो, सीजनल सेल्स है लेकिन पूरे साल बनना शुरू हो जाता है। अभी है ना उनके मार्च से उनका बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल और मई तक बनाएंगे, जून से बंद हो जाएगा बारिश के चालू होने से। भेज के वातावरण में वो बना नहीं सकते, सूखता नहीं है वो, इसलिए। राइट, तो इसके बाद 3 महीने वापस बंद हो जाएगा, फिर वापस चालू होगा। तो ये पूरा प्रोसेस पूरे साल तक चलता रहता है। अब मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेटिंग इन्वेंटरी, जिसको MRO बोला जाता है, विच आर कंज्यूम्ड, अंडरलाइन करना, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब ऑयल है, ल्यूब्रिकेंट है, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स है, ये सब है प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम लगते हैं। ये मटेरियल की तरह से यूज नहीं होते, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको अपने क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ऑपरेटिंग इन्वेंटरीज को MRO इसके अंदर बोलेंगे। राइट, ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लिखा है। बराबर, तो यहां तक ये फेज अपने कंप्लीट करें।